नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में बता रहा हूँ। इसके लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब पाठ की रूपरेखा क्या है इसको ध्यान से सुनेंगे। मैं पाठ का सार भी बताऊंगा। पाठ में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के के जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया गया है भैया, जो स्पष्ट कहता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। वे जिनसे एक बार रिश्ता बना लेते उसे जिंदगी भर तोड़ते नहीं थे। जब तक भारत में राम कथा रहेगी तब तक फादर कामिल बुल्के को एक सच्चे भारतीय साधु की तरह याद किया जाता रहेगा। यह लेखक का अपना मत है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अपना शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया था। फादर कामिल बुल्के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म तो लिया बेल्जियम, जो यूरोप में है, किंतु अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। उन्हें हमेशा भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा से अगाध प्रेम करने वाले साधु व्यक्ति यानी मानवीयता से परिपूर्ण व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा। अब आगे देखिए, मैं बता रहा हूँ पाठ का सार। लेखक को भगवान से शिकायत है। भैया, ईश्वर से क्या शिकायत है, भगवान से क्या शिकायत है? क्योंकि जिस फादर की रंगों में सभी व्यक्तियों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने जहरवाद मैंने एक तरफ का जहरीला फोड़ा होता है से उसकी मृत्यु हुई थी। फादर ने अपना जीवन प्रभु की आस्था और उपासना में बिताया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें अत्यधिक शारीरिक यातना सहनी पड़ी। लेखक को पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें तथा गले लगाने को आतुर फादर बहुत याद आते हैं। अब देखिए, फादर कामिल बुल्के और परिमल के दिन। लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके सबसे बड़े सदस्य फादर थे। जब सभी हंसी मजाक करते तो फादर उसमें शामिल रहते थे। गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और उनकी रचनाओं पर विवाक राय देते। लेखक तथा उसके मित्र के घरों में किसी भी उत्सव मनाया या संस्कार मनाया जाता था तो वे वहाँ पर पुरोहित के रूप में आते थे और सबको आशीर्वाद देते थे। लेखक को अपने बच्चों का वह संस्कार याद आता है जब फादर ने उनके मुख में पहली बार अन्न डाला था। लेखक को उस समय उनसी नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य की भावना ऐसी लगती है जैसे वह किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़ा हो। आगे देखिए, फादर की मातृभूमि एवं उसका परिवार। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी, जबकि उस समय उनके परिवार में 2 भाई थे, एक बहन भी थी, माँ और पिता भी थे। उनकी जन्मभूमि का नाम रैम्स चैपल था। उन्हें अपनी माँ को बहुत याद आती थी। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। उनका एक भाई वही पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उनके पिता व्यवसायी थे, माने व्यापारी थे, और बहन जिद्दी थी, जिसके विवाह के लिए वे बड़ा चिंतित रहते थे। भारत में बस जाने के बाद वे 3 बार वहाँ अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम भी गए थे। आगे कहते हैं कि फादर की भारत में शिक्षा, कैरियर और उनका जीवन यापन कैसे चला। भारत जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो वह धर्मगुरु के पास जाकर बोले थे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वह भारत जाएंगे। उनकी यह शर्त मान ली गई और भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार का अध्ययन किए और उसके बाद 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता में भी बीए करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद में एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध किया। परिमल में उनका बहुत ज़्यादा पकड़ भी थी। उन्होंने मातृलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का नील पंक्षी के नाम से रूपांतर भी किया। बाद में वही सेंट जेवियर कॉलेज
रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए भैया। इसके बाद वह दिल्ली आए और 47 वर्ष में रहकर 73 वर्ष का जीवन जीने के बाद पंचतत्व में लीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। फादर का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी बड़ा प्रसिद्ध रहा। फादर ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। फादर को हिंदी के विकास और उसे राष्ट्र भाषा के रूप में देखने में बहुत अच्छी गहरी सोच थी। वह अपनी इस सोच को हर मंच पर प्रदर्शित किया करते थे। शायद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिस पर वह कभी कभी झुंझला उठते थे। उन्हें इस बात पर बहुत दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी भाषा की उपेक्षा क्यों करते हैं भैया। अब फादर की मृत्यु कैसे होती है? 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निक्सल कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतरकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक लाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र खुदी हुई थी। फादर की देह को कब्र के ऊपर लिटाकर मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर उपस्थित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कहा था, इसे ध्यान से सुनेंगे। फादर बुल के धरती से जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। इसके बाद उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। फादर को यह पता नहीं था कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस क्षण उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहकर पुकारा है। इस तरह भैया आप इसे समझ गए होंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप इससे संबंधित प्रश्नोत्तर कर सकेंगे। नमस्कार।